चलिए आज हम बात करते हैं गैस लॉ की। गैस लॉ में जो थर्ड कैटेगरी आ जाती है गैलोसिक्स लॉ। लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी बॉयस लॉ, चार्ल्स लॉ पे कुछ ग्राफिकली बात करी। फटाफट डाइजेस्ट किए बिना हम बात कर लेते हैं। गैलोसिक्स लॉ क्या हो जाता है? एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मैं बात कर रहा हूँ कांस्टेंट वॉल्यूम, इससे क्या बोल सकते हैं? आइसोकोरिक कर्व्स। यहाँ पर क्या हो जाएगा? आइसोकोरिक, ठीक है। कांस्टेंट वॉल्यूम को बोलते हैं आइसोकोरिक, कांस्टेंट प्रेशर को बोलते हैं आइसोबैरिक और कांस्टेंट टेम्परेचर को आइसोथर्मल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यदि इसके कर्व्स के बारे में बात हुई तो आइसोकोरिक कर्व आएगा, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, ओके। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास क्या है? एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, ये नोट कर लिया है। एट कांस्टेंट वॉल्यूम द प्रेशर ऑफ, ठीक है, द प्रेशर ऑफ fixed amount of a gas is directly proportional to absolute temperature। क्या होगा? absolute temperature किस पे डिपेंड करता है? absolute temperature पे। क्लियर? यानी जैसे अपन ने V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T पढ़ा था, यहाँ पर क्या है? P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। सारा का सारा नीचे हो जाएगा, जहां पर P है वहां V लगा दो, वहां V है P लगा दो। देखिए यहां पर आपके पास आ जाएगा P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, P इज इक्वल टू KT, K इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है। P बाई T इज इक्वल टू K आ जाएगा। यानी आप बोल सकते हो P1 बाई T1 इक्वल टू P2 बाई T2, ठीक है। यदि आप लॉग निकालना चाहते हैं तो यू कैन से log P is equal to log KT, log P is equal to log T plus log K। Is it clear to all of you? ये आपके पास ये चीज आ गई है। अब आप देखिए यहाँ पर होता क्या है कि यदि अभी हमने पढ़ा है कि सपोज यहाँ पर कंटेनर है, वो फिक्स कर दिया है, द गैस का वॉल्यूम फिक्स कर दिया है। So what happen if we increase the temperature? Molecular motion is going to be increased. So what happen? Randomness in a gaseous molecules are going to be increased. इधर उधर भागेगा तो what happen? उसकी अप्रोच ये है, बार बार कोलाइड करेगा, तो फोर्स ड्यू टू कोलिजन गोइंग टू बी इंक्रीजेस। ये एरिया फिक्स है, तो फोर्स पर यूनिट एरिया फिक्स है, तो फोर्स इज गोइंग टू बी इंक्रीजेस, तो प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज होगा कि नहीं होगा? इज इट क्लियर? तो यहाँ पर आपके पास मान लीजिए फटाफट से ग्राफ्स कुछ बना देते हैं। मान लीजिए पहला यही ग्राफ बना देता हूँ, तो क्या है, मैं इसको रब कर दूं, log P वर्सेस log T का ग्राफ प्लॉट कर दें। तो आप देख लीजिएगा ये x एक्सिस आ गया है, ये y एक्सिस आ गया है, तो दिस इज गोइंग टू बी इंटरसेप्ट। ये क्या है? इंटरसेप्ट है। इज इट क्लियर? अब आप देखो कोफिशिएंट पॉजिटिव वैल्यू है, जब कोफिशिएंट पॉजिटिव वैल्यू है तो स्लोप इज पॉजिटिव। तो यहाँ से आपके पास क्या है? दिस इज थीटा, स्लोप क्या है? 1 है, क्योंकि आगे कुछ भी नहीं है, तो वह +1 ले लें। दिस इज गोइंग टू बी इंटरसेप्ट एंड इट इज इक्वल टू log T। तो पहला ग्राफ क्लियर हो गया है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है। अब आप देखिए इसके बाद यदि सेकंड ग्राफ पे आप फोकस करें, ठीक है, तो सेकंड ग्राफ यदि आप बनाना चाहते हैं तो ये वाला तो मैंने क्लियर कर दिया है। सेकंड ग्राफ इफ यू आर गोइंग टू प्लॉट, ठीक है, मान लीजिए आप ये बना देते हैं P वर्सेस T का ग्राफ, ठीक। जैसे सेकंड ग्राफ यू आर गोइंग टू ड्रॉ P वर्सेस T का ग्राफ हुआ, तो ये y एक्सिस x एक्सिस, तो ये क्या बन जाएगा? स्लोप। बट देयर इज अ नो इंटरसेप्ट, दैट्स व्हाई दिस ग्राफ इज गोइंग टू बी पास फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। लास्ट लेक्चर में मैंने 5 पॉइंट बता दिए थे कि क्या क्या देखने हैं। यहाँ पर स्लोप क्या आ जाएगा? K आ जाएगा, यानी कांस्टेंट। K क्या है? कांस्टेंट। अब आप देखिए यहाँ पर ये K कांस्टेंट आ गया है, ठीक है। मान लीजिए आपके पास P बाई T की बात करें तो थर्ड ग्राफ क्या हो जाएगा? P बाई T ले लिया, P बाई T वर्सेस T और P दोनों आ सकता है, PT वर्सेस T या PT वर्सेस P है। अलग अलग ग्राफ बनाओ, मैंने एक में बना दिया, बट आप अलग अलग ड्रॉ करिएगा। डन? दिस इज कांस्टेंट, तो आपको क्या मिलेगा? लाइन पैरेलल टू दी x एक्सिस। इज इट क्लियर? अब आप देखिए यहाँ पर ये ग्राफ बन गए हैं, ठीक है। मान लीजिए ये थर्ड है, इसी के अंदर मान लीजिए मैंने ये चीज ग्राफ बना दी, ठीक है।
ठीक है, यदि ये स्लोप का अपने पास आ गया है तो। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये मान लो V1 ले लिया, ये V2 ले लिया, ये V3 ले लिया, ठीक है। अब इसी तरह में यहाँ पर भी मैंने ले लिया, लेकिन भी ये V1 ले लिया, ये V2 ले लिया, V3 ले लिया, तो क्या होगा? V1 लेस देन V2 लेस देन V3 आएगा, V1 लेस देन V2 लेस देन V3। देख लीजिए, चेक कर लेते हैं। आप कुछ भी ले लीजिए, कांस्टेंट टेम्परेचर लेना है तो देखो, कांस्टेंट प्रेशर लेना है तो यू लाइन खींचिए, कांस्टेंट टेम्परेचर लेना है तो यू लाइन खींच लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। चलिए मैंने कांस्टेंट प्रेशर ले लिया, ये देख लीजिए, ये T3, ये T2, ये T1। कौन कम है? T1 कम है, और कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो टेम्परेचर इज लेस, T1 लेस देन T2 लेस देन T3, टेम्परेचर इज लेस, तो क्या हुआ? टेम्परेचर के कॉरस्पॉन्डिंग V1 है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग V2 है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग V3, इस तरह से निकालते हैं। तो ये ग्राफ क्लियर हो गया। अब इसमें भी आप देख सकते हो, ठीक है। मान लीजिए आप बोलोगे P बढ़ाना है, P बढ़ाना है तो K बढ़ना चाहिए, और आपको पता है यहाँ पर P हायर है, यहाँ P हायर है, तो वॉल्यूम शुड बी लो, वॉल्यूम शुड बी लो, बिकॉज वी नो दैट यदि मैं इसको फिक्स कर दूं, थोड़ी देर के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट कर दूं, तो मैं P की वैल्यू बढ़ेगी, तो P की वैल्यू बढ़ेगी, तो देखिए यहाँ पर P की वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है, तो ये V क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। इज इट क्लियर? तो ऐसे ट्रिक से आप निकाल सकते हो कि किस तरह से पता चले, क्योंकि ये क्वेश्चंस आते हैं कि ग्राफ दे देगा 3-4, उसमें करेक्ट रिलेशनशिप पूछ लेगा, यहाँ से डिसाइड होगा। सब में ये नेचर तो ऐसा ही दे देगा, कल को यहाँ V1 V2 V3 दे दे और ऑप्शन बोले कि विच इज द करेक्ट, तो आपको मान लीजिए एक ग्राफ ये दे दिया, ठीक है, ऐसा कुछ ग्राफ दे दिया और एक ग्राफ ऐसा दे दिया। देखिए आप समझिएगा कि ये क्यों जरूरी है और क्यों मैं ये ट्रिक से काम कर रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास एक ग्राफ ये दे दिया, एक ग्राफ ऐसा दे दिया, ये P वर्सेस T, मान लीजिए 3 स्लोप दे दिए, ये V1 V2 V3 दे दिया, एग्जैक्टली ऐसा कैसा, बट यहाँ पर उसने लिख दिया ऐसा, फिर क्या करोगे आप? ये जानना जरूरी है कि नहीं जानना जरूरी है, ठीक है। ये क्लियर हो गया? तो डेलोसिक्स लॉ भी क्लियर हो गया है। फोर्थ वन चाहो तो यहाँ पर थर्ड वन लिख सकते हो, ठीक है। अब मान लीजिए इस पे बेस यदि कोई न्यूमेरिकल्स देखें, ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं इस पे बेस न्यूमेरिकल्स? देखिए सिंपल है, जैसे वॉल्यूम के लिए किया था वैसे ही आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन आ गया है कि मान लीजिए आपके पास P1 1 एटमॉस्फेयर दे दिया, P2 आपका क्या है 2 एटमॉस्फेयर दे दिया, ठीक है। टेम्परेचर मान लीजिए यहाँ पर आपको दे दिया है 27 डिग्री सेल्सियस, T2 आपसे पूछ लिया व्हाट इज दिस, और वॉल्यूम क्या कर दी है? कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। लैंग्वेज चाहो तो लिख लीजिएगा कांस्टेंट वॉल्यूम, ये जो भी है आप लिख दीजिए, ठीक है। सॉल्यूशन मैंने लिया है, कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो आप क्या बोलोगे कि अकॉर्डिंग टू द गेलोसिक्स लॉ, अकॉर्डिंग टू द गेलोसिक्स लॉ, ठीक है, यही बोलेंगे। आप क्या बोलोगे? P1 by T1 इक्वल टू P2 by T2 बोलेंगे, ठीक है। अब आप देखिए P1 की वैल्यू 1 एटमॉस्फेयर है, अब T ध्यान दीजिएगा, डोंट कीप टेम्परेचर इन ए डिग्री सेल्सियस, इन लास्ट लेक्चर वी ऑलरेडी रीड अबाउट वी हैव टू कीप इन ए केल्विन, तो 27 प्लस 273 इट इज इक्वल टू 300 केल्विन, यहाँ पर आ जाएगा 300 केल्विन P2, V1 2 एटमॉस्फेयर, और यहाँ पर आ जाएगा T2, तो T2 इज इक्वल टू 600 केल्विन, इट इज इक्वल टू 600 माइनस 273 इक्वल टू 327 डिग्री सेल्सियस, कितना आ जाएगा? 327 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आप केल्विन में रखो, डिग्री सेल्सियस किसी में भी रखो, ऑप्शन के हिसाब से आप टैली कर सकते हो, ठीक है। कई बार क्या होता है बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं। चलिए ये क्लियर हो गया है। मान लीजिए मैंने यही डेटा रखा, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस में बना रहा हूं, मान लीजिए मैंने यही कर लिया है। देखिए अब मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर है 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और यहाँ पर है मान लीजिए 627 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब आपसे बोला जाता है कि चलिए इस पे क्वेश्चंस पहले कर लेते हैं, फिर मैं आप में इसमें क्वेश्चंस बनाता हूं। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 फॉर दिस प्रोफाइल,
आप क्या बोलोगे, सॉल्यूशन बोलोगे P1 by P2 या P1 equal to P2 by T2, एक ही बात है, P1 by P2 equal to T1 by T2 भी लिखोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए दिस इज इक्वल टू 300 केल्विन, ये कितना हुआ 627 273 0 0 1 9 900 केल्विन आ गया। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, अब आप देखो P1 कितना है 1 एटमॉस्फेयर, T1 कितना है 300, P2 कितना है एंड 900 आया, ये वैल्यू कितनी आ गई है P2 is equal to 3 एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये प्रोफाइल हुआ। अब आपसे पूछा जाएगा, एक तो ये चीज पूछ लिया, आपसे पूछा जाए कि हाउ मच परसेंटेज प्रेशर इंक्रीजेस, या तो इंक्रीज होगा तो इंक्रीजेस लिख देगा, या डिक्रीजेस होगा तो डिक्रीजेस लिखेगा। ठीक है, हाउ मच प्रेशर इज इंक्रीजेस, तो आप क्या लिखोगे, चेंज इन प्रेशर अपॉन इनिशियल प्रेशर इनटू 100, दिस इज द फॉर्मूला, है ना। वॉल्यूम पूछे तो डेल्टा V अपॉन V, टेम्परेचर पूछे तो डेल्टा T अपॉन T कर देने का है। ठीक है, यदि देखिए यहाँ पर अपन क्या लिख रहे हैं, यहाँ 1 था अब 3 आया तो इंक्रीज हुआ, पर मान लीजिए यहाँ पर 1 था और यहाँ 0.5 आएगा तो वहां पर आ जाएगा डिक्रीजेस आएगा, ये थोड़ा लॉजिकल लगा दीजिएगा। ओके, अब डेल्टा P कितना हुआ है, आप बोलोगे व्हाट इज द डेल्टा P, आप बोलोगे P2 माइनस P1, ठीक है, अपॉन ये तो इनिशियली होगा इनटू 100, इनिशियली होगा, P1 आप इनिशियल ले रहे हो और P2 फाइनल ले रहे हो। इज इट क्लियर? यदि आपका क्या है यहाँ नेगेटिव साइन आ जाएगा तो आप बोलोगे डिक्रीज, और पॉजिटिव साइन आएगा तो इंक्रीज बोलोगे, ऐसे ही समझ लीजिए ना। ओके, अब देखिए P2 की वैल्यू कितनी है, 3 माइनस 1 इंटू 100, तो ये कितना आ रहा है 200% इंक्रीज हो गया है ना। और यदि मान लीजिए यही 0.5 होता तो क्या हो जाता, 0.5 माइनस 1, बट नेगेटिव आ रहा है तो समझ लीजिए वो डिक्रीज आ रहा है ना। उसमें फिर आप ये मत बोल देना कि नेगेटिव 200% आ गया तो नेगेटिव 200% को मान लीजिए डिक्रीज हुआ है, पॉजिटिव 200 को मान लीजिए इंक्रीज हुआ है। किसी स्टेज पे आप कंफ्यूज हो भी गए तो आप ऐसा मान लीजिए, ठीक है ना। तो 0.5 माइनस 1 कितना आ गया है 0.5 बाई 1, तो कितना आ जाएगा 50%, तो आप बोलोगे 50% डिक्रीज हो गया है, माइनस 50% है ना, तो माइनस 50 का मतलब डिक्रीज हुआ। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जीरो आ जाए, कोई बच्चा बोले 0 डिग्री आ जाए तो बोलेंगे नो इंक्रीज नो डिक्रीज, सीधी सी बात है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया है? ठीक है, अब हमारे पास जो ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ चुके थे, फिर एक बार और रिकॉल करवा देते हैं, दैट इज द एवोगैड्रो लॉ या एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। इसको एवोगैड्रो लॉ भी बोल सकते हैं या एवोगैड्रो हाइपोथेसिस भी बोल सकते हैं। तो क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, यहां पर नेक्स्ट जो आ जाएगा, दिस इज नॉन एज एवोगैड्रो हाइपोथेसिस भी बोल सकते हैं या एवोगैड्रो लॉ भी बोल सकते हैं, एक ही बात है ना। अब इसके अंदर आपके पास क्या चीज आ जाती है, देखिए यहां पर आपके पास वर्ड आएगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, equal volume of gases, equal volume of gases, ठीक है, equal volume of a gases contain equal number of molecules। ठीक है, आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो equal number of moles, because if the molecules are same divided by Avogadro number, क्योंकि Avogadro तो फिक्स है तो number of moles भी सेम आएगा, है ना। तो कहीं आप पढ़ रहे हो इक्वल वॉल्यूम ऑफ ए गैस एट ए, देखो ध्यान रखना है कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, क्योंकि आप लोग हमने यहाँ पर पढ़ा हुआ है, कंडीशंस पढ़ी हुई है, जैसे अपन ने पढ़ा हुआ है एसटीपी, तो क्या पढ़ा है, दिस इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसमें जो टेम्परेचर था वो क्या था 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन लिखते थे, प्रेशर क्या लिखते थे 1 एटमॉस्फेयर लिख दो। ठीक है, अब तो अपन सीख चुके हैं 1 एटमॉस्फेयर लिख दो, ठीक है, या मान लीजिए आप लिख सकते हो 1.101325 बार, यानी लगभग 0.99 आएगा, या आप लिख सकते हो 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। अब अपन पढ़ चुके हैं मैनोमीटर बैरोमीटर,
आप लिख सकते हो 760 mm ऑफ Hg लिख सकते हो या 760 टॉर भी लिख सकते हो। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आप ये सारा लिख सकते हैं और न्यूटन मीटर स्क्वायर में भी लिख सकते हो, बार बार इतना सारा कहां लिखें, ठीक है। कई बार ध्यान रखना है, देखिए कई बार इसको क्या है अप्रोक्सीमेट 1 एटमॉस्फेयर अप्रोक्सीमेट 1 बार भी कर देता है, ठीक है। तो एसटीपी कंडीशंस पे यहाँ पर 1 एटमॉस्फेयर की जगह 1 बार भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो घबराना नहीं है, बट टेक्निकली दोनों अलग अलग है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सॉरी, ये 1 अपॉन नहीं है, 1.01325 बार है, ठीक है, उल्टा लिख दिया मैंने। ये कितना जाएगा 1.01325 बार, 1 एटमॉस्फेयर इक्वल टू 1.01325 बार आ जाता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब आप देखिए यहां पर देखिए, तो ये भी खासकर ध्यान रखना है, एनटीपी एनटीपी क्या लेते थे? दिस इज द नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर आता था। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, हियर द टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, जिसको आप 290 केल्विन भी बोल सकते हैं, और प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है। 1 एटमॉस्फेयर लिख दो, 1 बार लिख दो, 760 mm ऑफ Hg, कुछ भी ले लो, बार बार नहीं लिख रहा, ठीक है। तो ये कंडीशंस आपको क्लियर हो गई है, बट केमिस्ट्री में लगभग 99.99% टाइम आप एनटीपी एसटीपी सेम ही लेते हैं, ठीक है। तो आप एनटीपी एसटीपी सेम ही लेना, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर आपके पास ये चीज भी क्लियर हो गई मैंने। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ते थे, हम लोग ये पढ़ते थे कि 1 मोल ऑफ ए गैस एट एसटीपी, ये मैं प्रूव भी कर रहा हूँ, इसलिए वो सारे एनटीपी एसटीपी लिखवाया है। क्या लिखते थे हम लिखते थे कि 1 मोल ऑफ ए गैस एट एसटीपी इक्वल टू 22.4 लीटर, ठीक है। यानी आप बोलोगे यहाँ पर आपके पास कोई भी गैस है, कोई भी गैस है, मान लीजिए नाइट्रोजन है या कोई भी है, जैसे मान लीजिए 1 मोल ऑफ एट एसटीपी, तो आप बोलोगे 22.4 लीटर, है ना। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एट एसटीपी क्या बोलोगे? 22.4 लीटर बोलोगे। अब आप देखो 1 मोल को आप क्या लिखते हो? 1 मोल को क्या लिखते हो? एवोगाड्रो नंबर। तो आप बोलोगे यहाँ पर मॉलिक्यूल्स कितना हो गया है? 6.022 into 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एट एसटीपी शुड हैव 22.4 लीटर। यहाँ पर आप बोलोगे 6.022 into 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन एट एसटीपी इज इक्वल टू दिस। यानी आप देख लीजिए इक्वल वॉल्यूम ऑफ ए गैस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। एटम नहीं लिख रहे हैं हम, एटम नहीं लिख रहे हैं, गलती नहीं करना है, एटम नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि एटम सेम हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर डायटोमिक है तो सेम हो गया, तो ट्वाइस कर दिया। बट मान लीजिए ये हाइड्रोजन है और यहाँ पर SO2 होता, तो SO2 हैव 3 एटम, तो दिस इज मल्टीप्लाई बाय 2 एंड दिस इज मल्टीप्लाई बाय 3। ये हम मूल कंसेप्ट में पढ़ चुके हैं, तो गलती मत करना, यहाँ एटम्स नहीं निकला। हाँ, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन है तो आप लिख सकते हो, ठीक है, बट मॉलिक्यूल से लिखिए, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया है आपके पास, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पर क्लियर हो गया है कि ये चीज थी क्या, तो हमने एग्जाम्पल से भी क्लियर हो गया है। और ये ध्यान दीजिएगा दोनों में एसटीपी था, तो दोनों में टेम्परेचर प्रेशर सेम था, वॉल्यूम इक्वल थी, मोल्स भी सेम आ गया, तो मॉलिक्यूल्स भी सेम आ गया है। तो क्या बोला है इसमें बोला गया है कि वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू एन एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो आप क्या बोल सकते हो? V इज इक्वल टू K इंटू N, V बाई N इज इक्वल टू K, या ठीक है सारा का सारा आप बोल सकते हैं। यदि आपको ग्राफ बनाना है, ग्राफ पूछ सकता है, पहला ग्राफ वॉल्यूम वर्सेस एन का ग्राफ आपसे पूछा जाए, ठीक है, या मान लीजिए सेकंड ग्राफ आपसे पूछा जाए V बाई एन वर्सेस एन का ग्राफ, V का या N का ग्राफ, ठीक है। इसके लिए आ गया है, या क्या हो जाएगा, इट इंप्लाई दैट log
V इज इक्वल टू log n प्लस log k। जैसे अभी अपन ने चार्ल्स लॉ गेलो-सिक्स लॉ में किया है ना, वैसे ही कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि ये log v वर्सेस log n का ग्राफ आ जाए, तो ये तीन ग्राफ यदि पूछते हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो आप क्या बोलोगे, दिस इज स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन। यहाँ पर आएगा तो ऐसा ग्राफ आ जाएगा, यहाँ पर आया तो आपके पास ये आ गया है थीटा। तो स्लोप जो है वो स्लोप क्या हो जाएगा, 1 आ गया है, और इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा, log k आ गया है। इंटरसेप्ट इज log k आ गया है। तो ये एवोगैड्रो हाइपोथेसिस के भी ग्राफिकली हमने समझ लिए हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब देखिए इस पे बेस यदि हम आगे बात करते हैं, ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आ जाता है, नेक्स्ट आ जाता है आइडियल गैस इक्वेशन। क्योंकि ये जो चारों के चारों जो लॉ हमने पढ़े हैं, ठीक है, जो चारों के चारों जो लॉ हमने पढ़े हैं वो हमने आइडियल गैस के लिए ही अज्यूम किए हैं, ठीक है ना। क्योंकि जैसे आप लोगों के भी रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या कुछ लॉ आपके फैमिलीज में भी होते होंगे कि इस समय खाना खाना है, इस समय स्टडी करना है, या खेलना है, या घूमना है, तो सेम क्या जाएगा, दीज आर द लॉ फॉर आइडियल गैस। मैंने आपको शुरू से ही बात किया है कि अभी मैं सिर्फ आइडियल गैस की बात ही कर रहा हूँ, ठीक है। जरूरी नहीं है कि मैं स्पेसिफाइड, जब मैं रियल गैस की बात करूंगा तो मैं स्पेसिफाई कर दूंगा कि आई एम टॉकिंग अबाउट रियल गैस, यानी रियल गैस जो आइडियल गैस बिहेवियर से डिविएट करेगी, वो बात की बात है। अभी अपन सिर्फ आइडियल गैस की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आप हमारे पास नेक्स्ट जो चीज आ जाती है विच इज नॉन एज आइडियल गैस इक्वेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस पे ही बन रहे हैं, ठीक है। पहले हम डेरिवेशंस और इससे रिलेटेड सारी चीजें कर लेते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आ गया है अब यहां से, ठीक है, सबसे ज्यादा न्यूमेरिकली यहां से बनेगा, ठीक है। अभी तक थे छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स बन जाते थे, बट यहां से चांसेस सबसे ज्यादा है। आप देखेंगे सबसे पहला हमने लॉ क्या पढ़ा था, बॉयस लॉ, ठीक है, लास्ट लेक्चर में। दूसरा क्या पढ़ा था, चार्ल्स लॉ पढ़ा था। तीसरा हमने क्या पढ़ा था, गेलो-सिक्स लॉ पढ़ा था, ठीक है। फोर्थ हमने पढ़ा था अभी जस्ट थोड़ी देर पहले एवोगैड्रो हाइपोथेसिस या लॉ बोल दीजिए, है ना। These are the four gases law for an ideal gas, है ना। अब आप देखिए यहां पर क्या क्या आपको इंफॉर्मेशन मिली है, क्लियर। यहां पर आपको मिला है P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, इट इंप्लाई दैट PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। यहां पर आपको क्या मिला है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, इट इंप्लाई दैट V by T इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। अब मान लीजिए यहां पर आपको क्या मिला है कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, इट इंप्लाइज दैट P by T इज इक्वल टू कांस्टेंट, एंड यहां आपको मिला है V by N, तो क्या है, V by N इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। यहां तक आ गया है, हमने सारी चीजें बात करी। अब आप देखिए यहां पर क्या है, कंबाइनिंग ऑल लॉ, combining all gas law for an ideal gas। आइडियल गैस के लिए हमने सारे लॉ को हमने मर्ज कर दिया, तो आपको क्या मिला, PV वर्सेस NT, PV प्रोपोर्शनल टू NT मिला है, ठीक है, यस और नो। अब आप बोलोगे सर प्रूव दैट। अब देखो यहां पर क्या था, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V व्हेन मास अमाउंट एंड टेम्परेचर कांस्टेंट, ठीक है। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T एंड अमाउंट एंड प्रेशर कांस्टेंट, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T व्हेन अमाउंट एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N व्हेन द प्रेशर एंड टेम्परेचर इज कांस्टेंट, ठीक है। तो यहां पर आपके पास क्या जाएगा कि PV इज इक्वल टू, अब प्रोपोर्शनलिटी हटाना है तो यहां पर एक चीज आएगी R, दिस R इज नॉन एज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट,
इस R को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है। अब आप देखिए ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बन गया है, तो दिस इज गोइंग टू बी ए आइडियल गैस इक्वेशन। ये क्या बन जाएगा, आइडियल गैस इक्वेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज नॉन एज आइडियल गैस इक्वेशन, ओके। यहां पर आइडियल गैस इक्वेशन क्लियर हो गई है, ओके। अब देखिए यहां पर आइडियल गैस इक्वेशंस आ गई है, ठीक है। देखिए अब हमारे पास क्या है कि जो आइडियल गैस इक्वेशंस को लेके आगे मैं कंटिन्यू करूं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं मान लीजिए मैं बात करता हूं R की। मान लीजिए मुझे निकालना है वैल्यू ऑफ R, ठीक है। यदि वैल्यू ऑफ R आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है, तो आपके पास R की वैल्यू क्या आएगी, वी नो दैट R इज इक्वल टू PV बाय NT, ठीक है। R इज इक्वल टू PV बाय NT फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। अब आपके पास क्या है, R की वैल्यू आपको कैलकुलेट कर दी है, ठीक है। डिफरेंट पैरामीटर है, बट हम एक ही जगह याद कर लो तो काम हो जाएगा। मैं दो बता दूंगा और इसमें फटाफट से मैनिपुलेट कैसे करते हैं वो सिखा सकता हूं। अब आप देखिए हमारे पास पता है कि 1 मोल ऑफ ए गैस एट STP इक्वल टू 22.4 लीटर, ठीक है। ये चीज हमें पता है और इसी चीज का हम आगे यूज करने वाले हैं, ठीक है। मैं आपको दो चीज को करा देता हूं, दो टाइप का, इसको आप आगे ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। मैं दो चीज को बढ़ सकता हूं, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा, जब आप आइडियल गैस इक्वेशन या गैस लॉ को यूज कर रहे हो, आइडियल गैस इक्वेशन का मतलब गैस लॉ है ना, और यहां पर क्या है, आप जब यूज कर रहे हो एनर्जी इक्वेशन। देखिए थर्मोडायनामिक में आप एनर्जी इक्वेशन यूज करोगे, ठीक है। आप केमिकल आयन इक्विलिब्रियम में इक्वेशन यूज करोगे तो वहां पर भी R आएगा, ठीक है। फिर आप 12th में स्टैंडर्ड में जाएंगे तभी भी वहां पर R आएगा, ठीक है। तो आप दो टाइप से पढ़ना है। अब देखिए यहां पर आइडियल गैस इक्वेशंस जब यूज कर रहे हो तो देखिए क्या करना है, R समझिएगा, R प्रेशर कितना है STP पे में 1 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर, ठीक है। अब आप देखिए मोल कितना है 1 मोल एंड टेम्परेचर कितना है 273 केल्विन। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको ये वैल्यू आएगी 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन। दिस वैल्यू यू विल गेट, ठीक है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, आपको मेरी पर्सनल एडवाइस है, आप ये याद रखिए, यहां पर भी मैं बता रहा हूं R, ठीक है। यहां पर R क्या है 1 एटमॉस्फेयर एंड हाउ 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू हाउ मेनी नैनोमीटर पड़ा हुआ है, एंड न्यूटन पर मीटर स्क्वायर 1.01325 into 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इस सेकंड लेक्चर में हमने पढ़ा था, इज इट क्लियर, 1 एटमॉस्फेयर इक्वल टू दिस मच न्यूटन पर स्क्वायर एंड 1 लीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -3 मीटर क्यूब, ठीक है। इट इज इक्वल टू 22.4 into 10 की पावर -3 मीटर क्यूब, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर को न्यूटन मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया और लीटर को मैंने मीटर क्यूब में करा है 1 मोल, और इसको तो मुझे करना की जरूरत नहीं है, ठीक है। जब मैं ये सॉल्व करूंगा तो मुझे मिलेगा 8.314 न्यूटन मीटर मोल पर केल्विन। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आप चेक कर लीजिए, ये जब सेव कर लीजिए यही वैल्यू आ रही है, ठीक है। न्यूटन मीटर को क्या बोलते हैं, जूल। न्यूटन फोर्स एंड मीटर दिस, आप क्या बोलते थे, वर्क डन। वर्क डन क्या होता था, फोर्स इनटू डिस्टेंस, ठीक है। तो फोर्स की यूनिट क्या होती थी, न्यूटन, और ये क्या होती थी, मीटर। तो न्यूटन मीटर को आप क्या बोलते थे, जूल। इज इट क्लियर? इसको क्या लिख सकते हो, R 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है।
ठीक है, तो ये पहली क्वेश्चन आ गई है। दूसरा, आपको पता है कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 जूल। तो मान लीजिए R को कैलोरी में निकालना है, तो 8.314 डिवाइडेड बाय 4.184 आएगा, which imply that R की वैल्यू 1.987 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। ठीक है, बट क्या होता है एमसीक्यू में एडवाइजेबल होता है कि 2 कैलोरी ले लीजिए। ठीक है, क्योंकि 1.987 और 2 कैलोरी लगभग सेम रिजल्ट आएगा। इतनी स्मार्टनेस देके आप कर सकते हो। तो पहला तो ये वैल्यू आ गई है, ठीक है, और दूसरा ये आया है। बट मेरी पर्सनल एडवाइस है आप यही याद रखो, ये तो आप यूज करना आ जाएगा मैक्सिमम टाइम, ये चीज याद होगी। ठीक है, यहाँ पर ये वैल्यू आ गई है, इसी से ही काम चल जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कई जगह बार में दिया हुआ हो। ठीक है, मान लीजिए कई बार यहाँ पर बार दिया हुआ, एटमॉस्फेयर नहीं दिया है, तो मैं उस केस में बता रहा हूँ। बाकी को याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ ये 2 याद रखने हैं। और आप देखेंगे पहली बात तो ये गिवन होती है, जब भी एमसीक्यू होता है गिवन होती है। ठीक है ना, फिर भी मान लीजिए नहीं, आप सोचे ये 2 ही आप इतनी बार न्यूमेरिकल करोगे तो ये वैल्यू याद भी होगी, अदरवाइज एग्जाम में गिवन होती है मैक्सिमम टाइम। ठीक है, देखिए आपको पता है कि 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.01325 बार। ठीक है, ये पता है। तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.821, है ना। अब एटमॉस्फेयर की जगह क्या रख दोगे ये वैल्यू, ठीक है, इनटू ये लीटर, एटमॉस्फेयर की जगह बार, मोल, केल्विन। ये वैल्यू जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी 8.314 इंटू 10⁻²। ठीक है, यानी आप ये देखोगे, या तो आप ये लिख दीजिए या ये ही इसी फॉर्म में लिख दीजिए, R 00821 की जगह 31 आ जाएगा। बस इतना ध्यान रखना ये 3 आ जाएगा, क्योंकि इतना लंबा तो याद रहेगा नहीं ना आपको। लीटर, बार, मोल पर केल्विन, या ऐसे याद रखना है तो पीछे 4 भी लिख दो, पीछे 4 भी लिख दो। ठीक है, यही वैल्यू आपकी R की वैल्यू आपसे पूछी जाएगी। बट मैंने डिराइव कर दिया है कि कभी आपको कंफ्यूजन आ जाए तो R कैसे निकाला है, वो चीज हमने यहां नोट कर ली है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, अब आप देखिए मैं पहले डेरिवेशन सारे करा देता हूं इससे रिलेवेंटेड। ठीक है, फिर हम इस पे जो भी न्यूमेरिकल्स हैं या कोई ग्राफिकली क्वेश्चंस हैं उसको हम वर्कआउट करेंगे। डन। तो यहां पर आपके पास ये सारी बात आ गई। ठीक है, पहले यहां पर हमारे बात करें रिलेशन बिटवीन डेंसिटी एंड मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मोलार मास ऑफ गैस। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास, मोलार मास, क्या फर्क होता है। ठीक है, ये सब हम चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, या इतना समझ लो यार, वेट इन टर्म्स ऑफ ग्राम पर मोल इज अ मोलार मास, क्यों ज्यादा सोच रहे हो यार। ठीक है, अब देखिए यहां पर हमारे पास पता है फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशंस की बात करें तो आइडियल गैस इक्वेशंस में हमें पता है P इज इक्वल टू nRT बाय V, ये पढ़ा हुआ है। अब देखिए 1 बाय 1 हम बात करते हैं। P, व्हाट इज दिस फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास गिवन डिवाइडेड बाय मोलार मास लिखते हैं। दिस फॉर्मूला वी नो। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, दिस इज मास गिवन, तो W लिख दिया मैंने, चलो। ठीक है, यहाँ पर मोलार मास को कैपिटल M ले लिया है। ठीक है, इसको मैंने W रिप्रेजेंटेशन ले लिया है और इसको कैपिटल M ले लिया है। ठीक है ना। अब आप देखिए दिस इज RT बाय V, है ना। अब आप देखो व्हाट इज दिस, यदि आप इसको बोलोगे मास अपॉन वॉल्यूम, क्या हो जाएगा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा Pm इज इक्वल टू DRT, Pm इज इक्वल टू DRT। ठीक है,
अब आप देखिए Pm इज इक्वल टू DRT। मान लीजिए फॉर एनी गैस, ठीक है, या फॉर नॉट एनी लिखेंगे, मान लीजिए ये इक्वेशंस अपने पास आ गई, इसमें बहुत सारी चीजें बन सकती है, ठीक है। आप देखेंगे यहां पर डेंसिटी इज इक्वल टू Pm अपॉन RT आ गया, ठीक है। अब आप देखिए इस पे कंक्लूजन क्या है, सो मेनी क्वेश्चंस हुआ है। आप देखेंगे मान लीजिए फॉर सेम गैस, यदि कोई भी गैस सेम है तो आप बोलोगे एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर, यदि प्रेशर भी कांस्टेंट है, सेम गैस है, तो आप क्या बोलोगे, ये कांस्टेंट, ये तो वैसे ही कांस्टेंट था, तो आप बोलोगे डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर। डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर आएगा तो व्हाट हैपन, ग्राफिकली आप बात करें तो ये चीजें डेंसिटी वर्सेस टेंपरेचर का ग्राफ आएगा, तो आप क्या बोलोगे, दिस इज गोइंग टू बी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है, जैसे अपन ने पढ़ा था ना बॉयज लॉ का, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। बट मान लीजिए दूसरा ग्राफ आपसे बना दिया कि डेंसिटी वर्सेस 1/t का ग्राफ, ठीक है, तो डेंसिटी वर्सेस 1/t, तो 1/t तो डायरेक्टली ये आ जाएगा Pm अपॉन R, ये तो कांस्टेंट है, तो ये पूरा का पूरा x एक्सिस हुआ, ये y एक्सिस हुआ, ये सारे कांस्टेंट है, तो ये क्या हुआ है, स्लोप। तो आपको क्या मिल जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी ए स्ट्रेट लाइन, दिस इज गोइंग टू बी ए स्ट्रेट लाइन। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यहां तक समझ में आ रहा है, ठीक है। पहले जितना भी पढ़ाना है वो सब पढ़ाऊंगा, उसके बाद फिर इस पे भी न्यूमेरिकल या कोई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा, मैं अभी पढ़ा रहा हूं पूरा, ठीक है। आज के लेक्चर में यदि सारा पढ़ाने में हुआ तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर उसके न्यूमेरिकल से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर ये चीज क्लियर हो गई है, ठीक है। अब देखिए यहां पर ये चीज हमारे को ये भी पता है कि हमारे पास ये पता है कि वी नो दैट वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलार मास बाय 2। तो कई बार क्या हो जाएगा, यहां पर क्या है, m की जगह 2 इंटू वेपर डेंसिटी भी आ सकता है, यानी डेंसिटी इज इक्वल टू 2p वेपर डेंसिटी अपॉन RT भी आ सकता है। ये चीज का भी खासकर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब आप देखिए यहां तक क्लियर हो गया है, ठीक है। तो हमारे पास यहां पर क्लियर हो गया है। अब देखिए 1 बाय 1 देखते हैं, ग्राफिकली भी समझ में आ गया है। यदि यहां पर डेंसिटी की जगह आप देखिए, डेंसिटी की जगह आपके पास जो दिया है मोलार मास या वो भी दिया है तो भी आ सकता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं अभी और बताता हूं इसमें। देखिए अभी हमारे पास फॉर्मूला क्या बना, डेंसिटी इज इक्वल टू Pm RT, ठीक है। मान लीजिए मैंने लिख दिया है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। अब आप देखिए मेरे कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, मान लीजिए आपके पास ग्राफ मैंने बता दिया कि दिस इज डेंसिटी, ठीक है, एंड दिस इज द मोलार मास, ठीक है, ये मोलार मास का है, ओके। अब आप देखिए कि यहां पर आपका जो है वो स्ट्रेट लाइन आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। मान लीजिए यहां पर आपके पास कुछ इस टाइप से वैल्यू दे दी है, ये D1 दे दिया, ये D2 दे दिया, ये D3 दे दिया, D4 दे दिया, ठीक है, समझिएगा, है ना। अब मान लीजिए आपसे बोला जाता है कि हाइड्रोजन, आपके पास आ गया है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और मान लीजिए सल्फर डाइऑक्साइड, और आपसे पूछा जाता है कि कौन सी गैस के लिए ये डेंसिटी है। तो आप देख लेंगे यहां पर जो है, ये जो है D1, ये D2, ये D3 और ये D4 आएगा, क्योंकि आप देखेंगे
कि यहाँ पर D1 है तो मोलार मास का ये वैल्यू आएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्योंकि डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलार मास यदि आप टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं। ठीक है, टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं। तो कई बार ये भी पूछा जाता है कि जैसे जैसे यदि 4 कंटेनर है, 4 कंटेनर के अंदर प्रेशर टेम्परेचर सेम है बट मोलार मास ऑफ ए गैस आर डिफरेंट, तो उस गैस का मोलार डेंसिटी ज्यादा होगा जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा। इज इट क्लियर? ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि जिसका मोलार मास ज्यादा है, मोलार मास ज्यादा है, उसका डेंसिटी क्या है? हायर होगा। इज इट क्लियर? दिस इज फॉर SO3, ये किसका हो जाएगा डेंसिटी? दिस इज फॉर ऑक्सीजन, दिस इज फॉर नाइट्रोजन, तो ये क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन का। ये क्वेश्चंस भी पूछा जा सकता है। मान लीजिए ये है और मैंने MCQ ही पूछ लिया, ठीक है, ये ग्राफिकली भी पूछ लिया, ये आपको ग्राफ में भी पूछ लिया और यही मैंने MCQ में भी पूछ लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपसे ये भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। ढंग से देखिए, MCQ बनाना है या सब्जेक्टिव बनाना है, आसान है। आप क्या बोलोगे कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, which of the following gas have maximum density, maximum या minimum, कुछ भी पूछेगा, maximum density। मान लीजिए आपके पास ऑप्शन में मान लीजिए हाइड्रोजन दे दिया है, मान लीजिए आपको सल्फर ट्राइऑक्साइड दे दिया है, मीथेन गैस दे दी है, या मान लीजिए आपको क्या दे दिया है? ऑक्सीजन गैस दे दी है। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास निकाल दीजिए। इसका मोलार मास 2 है, इसका 48 + 2 80 है, इसका कितना है? 16 है, इसका क्या है? 32। ठीक है, आपसे पूछा जाए तो आपका राइट आंसर क्या है? दिस। और यदि डेंसिटी का ऑर्डर में कोई क्वेश्चन पूछ ले, ऑर्डर में पूछ ले तो सबसे ज्यादा SO3, उसके बाद O2, उसके बाद CH4 और उसके बाद H2 आ जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मोर द मॉलिक्यूलर मास मोर द डेंसिटी, बट ये चीज लिखनी जरूरी है। अब देखिए, मान लीजिए, देखिए अब दूसरा प्रोफाइल क्या कर सकता हूं। ठीक है, मान लीजिए, देखिए यही, अब समझिए, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बना रहा हूं, आपको समझ में आ गया है? जिसका मोलार मास ज्यादा है उसकी डेंसिटी क्या हुई? ज्यादा हुई। ठीक है, मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन आ गया है कि एट व्हाट कंडीशन या एट व्हाट कंडीशन द डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज हाईएस्ट। एट व्हाट कंडीशन डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज हाईएस्ट। मान लीजिए ऑप्शन दे दिया 1 एटमॉस्फेयर, 300 केल्विन दे दिया, बी दे दिया मैंने दे दिया 2 एटमॉस्फेयर 600 केल्विन दे दिया, और सी मान लीजिए मैंने दे दिया 2 एटमॉस्फेयर 300 केल्विन दे दिया, और फोर्थ ऑप्शन दे दिया 1 एटमॉस्फेयर एंड 600 केल्विन। ठीक है, अब आप देख लीजिए, अब डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन मैंने सेम कर दी है, इसका मतलब मैंने मोलार मास सेम कर दिया, तो D इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P/T आ जाएगा ना, क्योंकि मोलार मास सेम हो गया ना। तो अब आप देखो यहाँ पर क्या होना चाहिए? प्रेशर जो है, क्योंकि यदि आप इसको मैक्सिमम चाहिए, यदि ये मैक्सिमम चाहिए तो प्रेशर क्या होना चाहिए? हाई, तो टेम्परेचर क्या होना चाहिए? लो। अब आप देखिए, दो प्रेशर दिया है, एक तो 1 है और एक 2 है, तो यहाँ पर हाई प्रेशर यानी 2 एटमॉस्फेयर, हाई प्रेशर यानी 2 एटमॉस्फेयर, दो टेम्परेचर दिए हैं 300 एंड 600, बट आपको चाहिए लो टेम्परेचर, यहाँ पर आपको क्या आना चाहिए? 300 केल्विन। आप देख लीजिए ना, 1/300, 2/600, 2/300, 1/600, तो आपके पास राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2/300। यहाँ पर डेंसिटी हायर होगी। अब तीसरा बना सकता है कि अलग अलग गैस दे दे, मान लो ये हाइड्रोजन दे दे, ये नाइट्रोजन दे दे, ये ऑक्सीजन दे दे, सल्फर है, फिर आपको क्या करना पड़ेगा? R तो कांस्टेंट है, तो P × M × T, उससे आपको चेक करना पड़ेगा, है ना। मान लीजिए मैंने यहाँ ऑक्सीजन गैस दे दिया तो M सबके लिए सेम हो गया है,
ठीक है। आर तो कांस्टेंट था, वो तो आपको जरूरत ही नहीं है, आपको तो सिर्फ मैक्सिमम मिनिमम निकालना है, मैग्नीट्यूड थोड़ी निकालना है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये डेंसिटी का भी मैंने आपको क्लियर कर लिया है, ग्राफिकली भी मैंने आपको समझा दिया है। मान लीजिए अलग अलग गैस आती, ठीक है, तो आपको क्या करना था पड़ता, यदि गैस भी अलग होती तो डेंसिटी Pm क्या करते थी, इसका मल्टीप्लिकेशन हाई होना चाहिए और ये क्या होना चाहिए, लो, या आप बोलोगे दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, उसको ही निकाल दो ना, सबसे बढ़िया। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब कुछ क्वेश्चंस हम करते हैं, ठीक है। देखिए पढ़ा, देखिए ये लेटेस्ट 2020 का मैं क्वेश्चंस लेके आया हूँ, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज इनकरेक्ट, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले लिखा, एंड इवन आई कांट एक्सपेक्ट कि दिस क्वेश्चंस आया है। आप देख लीजिए, दो ग्राफ अपन ने पढ़ाई है अभी, ठीक है, तो आप देख सकते हैं, फिर भी अपन देख लेते हैं। व्हाट इज द रिलेशन, डेंसिटी इज इक्वल टू Pm अपॉन RT। अभी अपन ने पढ़ा था D इज इक्वल टू Pm अपॉन R 1/T। ये क्या है, y और ये है x, तो दिस इज द राइट ग्राफ, ये है ग्राफ। ये क्या पढ़ा था, यदि ये बात करें तो दो डेंसिटी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो ये भी ग्राफ राइट है, ये भी ग्राफ राइट है। दिस इज नॉट ए ग्राफ, ये राइट, ये ग्राफ राइट है, ये ग्राफ राइट है, बट पूछा गया है इनकरेक्ट, इनकरेक्ट पूछा है, तो इनकरेक्ट ग्राफ इज दिस वन। देख लीजिए कितना सिंपल है, जेडब्ल्यू मेंस का रिसेंटली क्वेश्चंस है ये, आई बात में आपको। तो आप देख लीजिए, कुछ भी ग्राफिकली नहीं है। आप देखेंगे लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने ग्राफिकल के 5 तरीके बताए थे कि कहां पर क्या देखना है पैरामीटर, ठीक है, कि आपको कैसे वर्क करना है, और आपके लिए कोई नया ग्राफ नहीं है। हमने P वर्सेस 1/V पढ़ा है कि कैसे अपन स्ट्रेट लाइन लिखते हैं, कैसे इस ग्राफ को करते हैं, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/T, तो इसलिए T 1/T का ग्राफ आया था तो ऐसा था, बट D वर्सेस T का है तो ये इनवर्सली है, तो आप बोलोगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। दिस इज एनसीईआरटी क्वेश्चंस, जो भी है हम बात कर सकते हैं। देखिए आप देखेंगे यहां पर आपको, देखिए आइडियल गैस हमें पता है, सॉल्यूशन आइडियल गैस इक्वेशंस हमें पता है, ठीक है। दिस इज इक्वल टू PV इज इक्वल टू nRT, और वी कैन से PV बाय T इज इक्वल टू nR। यहाँ पर कहीं भी मोल्स नहीं दिया है, तो दिस पैरामीटर रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि ये तो कांस्टेंट था, ये भी कांस्टेंट था, तो इट इंप्लाइज दैट दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो कई बार इस इक्वेशंस को बोला जाता है सिंपल गैस इक्वेशन। क्या बोल सकते हैं, सिंपल गैस इक्वेशन। तो उस समय क्या हो जाता है, सिंपल गैस इक्वेशन में PV बाय T इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, यानी उस समय अमाउंट क्या है वो फिक्स लिया जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, P1 बाय T1 इक्वल टू P2 V2 बाय T2, ठीक है। P1 V1 बाय T1 इक्वल टू P2 V2 बाय T2। बट यदि मास अलग अलग दिया हुआ हो, यदि मास अलग अलग दिया हो तो ये मत कर देना, तो आप मास अलग अलग दिया है तो P1 V1 बाय T1 एंड M1 इक्वल टू P2 V2 बाय T2 M2, यानी दो गैस है, ठीक है, उसका मास भी अलग अलग हो गया हो, तो वैसे चांसेस कम होते हैं मास अलग अलग होने के, क्योंकि आपने किसी गैस को 3 ग्राम लिया है तो 3 ग्राम ही रहने वाला है, बट इन केस 1% चांसेस हो तो फिर आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, अदरवाइज आप ये लगाएंगे। इसे सिंपल गैस इक्वेशन बोलते हैं, दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन। तो अब आप देख लीजिए P1 V1 T1 दिया हुआ है, P2 V2 दिया हुआ है, और आपसे T2 पूछा है, तो वी कैन अप्लाई द सिंपल गैस इक्वेशंस। मान लीजिए, ठीक है, फिर भी आपको इतना लॉजिक लगा सकते हैं कि आपको 3 पैरामीटर दिए हुए हैं, ठीक है, 3 पैरामीटर इज गिवन। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहां पर आपके पास सॉल्यूशन ले लीजिए, P1 V1 बाय T1 इक्वल टू P2 V2 बाय T2, डन। अब देखिए यहां पर ये कितना है, 600 ले लिया, 760 ले लिया, टेम्परेचर 27 प्लस 273 298 केल्विन ले लिया है। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना है, मैंने mmHg ही लिया है, तो यहाँ पर जो मेरा P2 आएगा वो भी mmHg में ही आएगा। अभी
क्लियर कर देता हूँ। 640, टेम्परेचर 273, ये 283 केल्विन आ गया है, 283। ध्यान दीजिएगा ये ml, ये ml, ml ml कैंसिल, ये केल्विन, ये केल्विन, केल्विन केल्विन कैंसिल, ये क्या है mm में दिया है, तो ये P2 की वैल्यू भी किस में आएगी, mm में आएगी। पहली बात ये क्लियर करें, इसीलिए क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाइट ऑफ कॉलम पूछा गया है, यानी हाइट ऑफ कॉलम यानी हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम हमने सेकंड लेक्चर में पढ़ा है। दिस इज नथिंग एल्स प्रेशर ऑफ द गैस, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर आपने कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। 760 इंटू 600 इंटू 283 डिवाइडेड बाय 298 डिवाइडेड बाय 640, ये वैल्यू आ रही है 676.63, ये आ रहा है 676.63, ये आ रहा है 676.63, ये प्रेशर आपको आ रहा है। दिस इज द हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर, ठीक है बच्चों, पहले मैं जो भी वैरायटी है वो कोशिश कर देता हूँ, क्योंकि ग्राफिकली मैंने दिया है। आज मैं जितनी भी वैरायटी है वो करने की कोशिश करता हूँ, टाइम रहता है तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लूंगा, अदरवाइज ये डेंसिटी और ये सब मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन आ गया है कि कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी। मान लीजिए न्यूमेरिकल्स आ गया कि भाई कितनी वैल्यू है डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी, या टेम्परेचर या प्रेशर कुछ भी दे सकता है। तो आप क्या बोलोगे, यहाँ सॉल्यूशन डेंसिटी क्या हो जाएगा, PM/RT, ठीक है। प्रेशर देखिए इसे बोलते हैं 1 एटमॉस्फेयर, यहाँ पर 273 केल्विन टेम्परेचर, प्रेशर ये होता है, ओके। प्रेशर कितना है 1 एटमॉस्फेयर, मोलार मॉलिक्यूलर मास इज 32 ग्राम, ये R की वैल्यू ध्यान दीजिए, टेम्परेचर 273। अब कंसर्न आएगा कि R क्या ले, जब आप आइडियल गैस इक्वेशन यूज कर रहे हो तो मैंने क्या बोला है, R लेना है, यानी आइडियल गैस में यानी आप प्रेशर मेजर कर रहे हो या टेम्परेचर मेजर कर रहे हो या वॉल्यूम मेजर कर रहे हो, तो जहां भी प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम से रिलेटेड कहीं है और R की जरूरत पड़ रही है तो ये वैल्यू लेनी है 0.0821, यानी वो ध्यान दीजिएगा। फिर भी यदि आप देखेंगे कि सर कैसे हुआ, आप देखेंगे तो देखिए यहां पर जो यूनिट होती है, देखिए मैं अलग यहां लिखा हूं। प्रेशर की यूनिट क्या है, यहां एटमॉस्फेयर, मॉलिक्यूलर मास की यूनिट होती है ग्राम पर मोल, ठीक है। इसकी यूनिट होती है केल्विन, तो नीचे ही आने वाला है। इसकी यूनिट पे अब पूरा फोकस है। इसकी यूनिट में यदि मैं एटमॉस्फेयर को कैंसिल करूं तो मैंने ले लिया लीटर एटमॉस्फेयर मोल पर केल्विन, यही यूनिट होती है ना, लीटर एटमॉस्फेयर मोल पर केल्विन। मोल से मोल कैंसिल, एटमॉस्फेयर से एटमॉस्फेयर कैंसिल, केल्विन से केल्विन कैंसिल, तो आपको जो डेंसिटी आने वाली है वो किस में आएगी, ग्राम पर लीटर, ग्राम पर लीटर, ग्राम पर ml, ग्राम पर सेंटीमीटर, इट इज अ यूनिट ऑफ डेंसिटी। बट मान लीजिए कोई बच्चा यदि ये कंसेप्चुअली क्लियर नहीं है, बोलता है कि नहीं सर मैं 8.314 क्यों नहीं ले सकता, ये मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। कोई बात नहीं बेटा, तेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, कोई बात नहीं। यहाँ पर है जूल, ये होगा ना 8.314 लोगे तो यहाँ जूल ही आने वाला है। मोल से मोल कैंसिल हो गया, केल्विन से केल्विन आ गया है, तो ये किससे कैंसिल करोगे, वैसे कैंसिल होगा, कैंसिल होगा ही नहीं ना, ठीक है ना। अब समझ में आ गया आपको। अब आप देखिए कैलकुलेटर का यूज कर लेते हैं अपन। 32 डिवाइडेड बाय 273 डिवाइडेड बाय 0.0821, ये वैल्यू आ रही है 1.427। यूनिट का खासकर ध्यान रखना, ग्राम पर लीटर आ रही है, चेक कर लीजिएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये वैल्यू आ गई है, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी, ठीक है। अब देखिए यहां पर मान लीजिए ये चीज आ गई है, मान लीजिए आपके पास ये आ जाता है, कल आ जाता है कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ
what is the volume of 8 gram of oxygen at 2 atmosphere and 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब आप देखो यहां पर आपके पास वॉल्यूम पूछा है, ठीक है, वॉल्यूम पूछा है, तो यू आर गोइंग फॉर द आइडियल गैस इक्वेशन। फटाफट से देखो PV = nRT। इससे पहले वाले न्यूमेरिकल में दो प्रेशर थे, दो वॉल्यूम थे, दो टेम्परेचर थे, टोटल 6 पैरामीटर, उनमें से एक अननोन था ना। अब यहां पर तो कोई ऐसा है नहीं, तो फिर तो अपन आइडियल गैस इक्वेशन लगानी पड़ेगी। भाई ये P1 V1 by T1 = P2 V2 सिंपल गैस इक्वेशन भी मैंने आइडियल गैस इक्वेशन से डिराइव करी है, तो मेरा बेस तो आइडियल गैस इक्वेशन ही है ना। तो पहले तो मैं आइडियल गैस इक्वेशन को चेक करूंगा। तो आप देखिए प्रेशर मेरा कितना है 2, मुझे वॉल्यूम निकालना है, मोल क्या है 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो मोल क्या आ जाएगा, मास गिवन डिवाइडेड बाय मोलार मास। व्हाट इज द मोल, मास गिवन डिवाइडेड बाय मोलार मास। वापस से आर क्या लूंगा, यस ये लूंगा ना, क्योंकि प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर कितना आ गया है 27 को आप क्या बोल सकते हो 300 केल्विन। इधर क्लियर, वॉल्यूम कितना आया है 1/4 आ गया है, 1/4 आ गया है। फटाफट से कैलकुलेटर का यूज कर लीजिए, 0.0821 × 300 डिवाइडेड बाय 8, ये वैल्यू आ रही है 3.078। दिस वैल्यू कम टू बी 3.078। यूनिट का ध्यान रखना है, 3.078 लीटर आ रहा है। इज इट क्लियर, 3.078 लीटर आ रहा है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब देखिए यहां पर ये क्वेश्चन क्लियर हो गया है, और क्वेश्चंस फटाफट से कर सकते हैं। मान लीजिए आपको आइडियल गैस इक्वेशंस को यूज करना है, तो आपसे बोला जाए व्हाट इज द pressure of gas having 2 liter या of pressure of 2 mole of gas, the pressure of 2 mole of a gas having 2 liter at 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, लिख दिया 2 मोल ऑफ ए गैस हैविंग दिस। सॉल्यूशन ले लीजिए, आइडियल गैस इक्वेशन PV = nRT। प्रेशर निकालना है, वॉल्यूम कितना है 2 लीटर, मोल भी 2, 0.821। कंफ्यूजन नहीं आया तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, ये 8 कर देता हूँ, तो यहाँ क्या आ जाएगा 8 कर देता हूँ, 8 मोल है ना। टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन। अब बार बार नहीं करूंगा, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में करना है, 27 + 273 300 केल्विन। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, मैं हर बार यही यूज कर रहा हूँ, आइडियल गैस जब भी यूज करूंगा तो यही लूंगा, क्योंकि मैं क्या करूंगा प्रेशर ये चीज ले लेता हूँ। प्रेशर की वैल्यू आई 8 × 0.0821 × 300/2। ठीक है, अब आप देखिए ये वैल्यू जो आ रही है 0.0821 × 300 × 4, ये वैल्यू आ रही है 98.52 एटमॉस्फेयर। गलती मत करिएगा यूनिट का। ठीक है, चेक कर लेता हूँ 0.0821 × 300 × 4। ठीक है, अब मान लीजिए कोई बोलेगा कि सर mmHg में निकालना है, तो we know that 1 atmosphere = 760 mm of Hg। तो आप देखेंगे 98.52 एटमॉस्फेयर, तो 98.52 × 760 ये आ जाएगा 7.4875 × 10⁴ mm of Hg। ये सिर्फ सिखा रहा हूं बच्चों की भाई ऐसे, हालांकि इतना तो हाइट पॉसिबल ही नहीं, प्रैक्टिकली तो ये पॉसिबल ही नहीं है, बट अपन क्योंकि अपन कैलकुलेशंस कर रहे हैं, सीख रहे हैं, हाथों हाथ मैंने क्वेश्चंस बनाया है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो यहाँ पर आपने जो भी है इसके न्यूमेरिकल्स कर लिए हैं, ठीक है ना। अब आप देखिए यहाँ पर हमने डेंसिटी आइडियल गैस इक्वेशंस भी यूज किया है, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पर हमारे पास मान लीजिए कई बार कुछ ऐसा होता है कि कोई गैस, तो ये क्वेश्चन एक और कर लेते हैं, ठीक है। इफ द डेंसिटी ऑफ unknown gas at 2 atmosphere and 300 Kelvin is 4 ग्राम पर लीटर, ठीक है, 4 ग्राम पर, कुछ भी दे सकता है। यूनिट खास ध्यान रखना है, व्हाट इज मोलार मास एंड वेपर डेंसिटी ऑफ गैस, वेपर डेंसिटी ऑफ अननोन गैस, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सॉल्यूशन, ठीक है, यहां पर आप बात करेंगे Pm इज इक्वल टू DRT, दिस इज द डिराइव्ड फ्रॉम द आइडियल गैस इक्वेशंस ओनली। देखिए इसके अंदर आपके पास क्या है, अननोन गैस है 2 एटमॉस्फेयर। अब कोई बच्चा बोलेगा कि सर 2 एटमॉस्फेयर ना है, देखे मैंने यहाँ पर 760 mm लिख दिया, तो कोई बात नहीं, आपको मान लीजिए कि कहीं जैसे 750 mm दे दिया, तो क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 760 करके एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट कर देना। जैसे काम करता हूँ, इसी को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं 750 mm कर ही देता हूँ, ठीक है ना, 750 mm पर प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। 750 mm हमारे को पता है कि 1 एटमॉस्फेयर इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg आएगा, है ना। तो अब आप देखिए प्रेशर की जगह 750 दिया हुआ है, बट इट इज इन गिवन इन mm, हमें एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे 760 से डिवाइड करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? यानी 750 mm, तो ये कितना हो जाएगा, 750 बाय 760 एटमॉस्फेयर। तो ध्यान दीजिएगा, mm में दिया है तो 760 से डिवाइड करोगे तभी एटमॉस्फेयर में आएगा। डन। मोलार मास निकालना है अपन को। डेंसिटी कितना है, 4 ग्राम पर लीटर दिया है, R की वैल्यू यही रखना है, टेम्परेचर 300। दिस इज माय पर्सनल एडवाइस, R जब भी 0.821 रखना है, टेम्परेचर केल्विन में रखो, वॉल्यूम को लीटर में रखो, मास को ग्राम में रखो, प्रेशर को एटमॉस्फेयर में रखो, कभी गड़बड़ नहीं हुई, ठीक है। कन्वर्जन फैक्टर सब सिखा चुका हूं। अब आप देखिए मोलार मास आज कितना गया है, देखेंगे मोलार मास आ गया है 4 × 0.0821 × 300 × 760 डिवाइडेड बाय 750। ये वैल्यू आ रही है लगभग 99.83 आ रहा है, ठीक है, ग्राम पर मोल आ रहा है। इज इट क्लियर? अब देखिए सेकंड पार्ट आ जाता है वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास बाय 2। ये कितना हो जाएगा, 99.83 बाय 2, तो डिवाइडेड बाय 2 करें तो ये आ रहा है 49.91, ठीक है। ये इसकी यूनिट नहीं होती है, इसकी यूनिट नहीं होती, ये भी ग्राम पर मोल, ये भी ग्राम पर मोल, तो कैंसिल हो जाता है। तो ये चीज आपको मोलार मास भी आ जाए तो भी कैसे क्लियर करना है। कई बार आपके पास मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द मोलार मास ऑफ ए मिक्सचर, यदि कोई भी मिक्सिंग हो रही है और मोलार मास ऑफ मिक्सचर पूछ ले, ठीक है। तो मान लीजिए आपसे पूछा जाए मोलार मास ऑफ मिक्सचर ऑफ गैस, ठीक है, तो आप बोलोगे मोलार मास ऑफ गैस मिक्सचर, तो क्या बोलोगे, N1 M1 प्लस N2 M2 प्लस सो ऑन प्लस N1 प्लस N2 प्लस सो ऑन, ठीक है। मान लीजिए एग्जांपल मैंने लिया है कि नाइट्रोजन ले लिया मेरा 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, या 1 मोल ऑफ CH4 मिक्स विद 2 मोल्स ऑफ O2, या N2 ले लेता हूं, जो मिक्स है ना, मिक्स विद 2 मोल्स ऑफ दिस, कैलकुलेट मोलार मास ऑफ मिक्सचर ऑफ गैस, ठीक है। बच्चों मोल नहीं देके इसका मास भी दे देगा,
है ना। जैसे मान लीजिए ये दे दिया x ग्राम मास दे दिया, ये y ग्राम, तो x ग्राम दिया है y ग्राम दिया है, तो भी मोल ही निकालना है पहले, गलती मत करना, मोल है, ये मोल है, N1 N2 मोल है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपके पास मोलार मास ऑफ मिक्सचर ये कितना दिया है 128 होता है, ये कितना दिया है 2, इसका 32 होता है, और 1 + 2, यदि x दिया है तो x by 28, ये दिया है y तो y by 38 करके मोल पहले निकालना है, ठीक है। फिर इसी यूज करना है, दिस इज मोल, दिस इज नॉट ए मास, गलती नहीं होनी चाहिए। अब आप देखिए दिस इज इक्वल टू 28 + 64/3, ये कितना आ रहा है 8 4 3 12 1 82 92/3, ठीक है। ये आ जाएगा 30.67, ये लगभग आ रहा है 30.67 आ रहा है, चेक कर लीजिए, ठीक है। यदि यहाँ पर आपको मास दिया होता, ठीक है, यदि मैं एक और क्वेश्चन करा देता हूँ फटाफट से, दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन मैं यही कर लेता हूँ क्योंकि फिर मिसिंग नहीं होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नहीं जाना है। आप देख लीजिए 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, और मान लीजिए यहाँ पर लिख दिया है 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। यदि यही क्वेश्चन आ जाता, ठीक है, तो इसको भी क्या करते, सबसे पहले इसमें मोल निकालते हैं। तो N1 क्या आ जाता 14/28, तो ये क्या आ जाता हाफ मोल, या 0.5 लिख दीजिए, 0.5 लिख दिया। N2 क्या आ जाता 32/32, 1 मोल, मॉलिक्यूलर मास 32, मॉलिक्यूलर मास 28, ठीक है। अब काम होगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर N1 0.5 × 28 प्लस 1 × 32 डिवाइडेड बाय 0.5 + 1, तरीका एक ही है ना। ये कितना आ गया 14 + 32, ये आया 1.5, ये कितना हुआ 2 और 4 6 and 46, तो ये आ जाएगा 3/2, तो ये हुआ है 92/3, ठीक है। लकीली यही आ रहा है, और इसमें भी 30.67 आ रहा है, चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। एक्चुअली क्या है, मैंने ये 1 और ये लिया है, आप यदि ये सेम आंसर आ रहा है तो ये 7 कर दीजिए, ये 7 कर दीजिए, ओके, ये 0.25 कर दीजिए, यहाँ पर मेरा 0.25 आ जाएगा, 0.25। आपको लगता है कि आंसर सेम ही आ रहा है सर, तो चेंज कर देता हूँ, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये आ जाएगा 7 + 32/1.25, ये आ जाएगा 39/1.25। कैलकुलेटर यूज कर ही लेता हूँ, टाइम नहीं खराब करना है। 39 डिवाइडेड बाय 1.25, ये वैल्यू आ रही है 31.2 है, ठीक है। वेपर डेंसिटी पूछे तो मॉलिक्यूलर मास बाय 2 कर दीजिएगा, वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर पूछे तो डिवाइडेड बाय 2 कर देगा है। इज इट क्लियर? तो आज के लेक्चर के अंदर आइडियल गैस इक्वेशंस दोनों लॉ पढ़ लिए, डेंसिटी कैसे निकालते, ग्राफिकली कैसे निकालते हैं, क्लियर हो गया है। ओके, टिल देन एंजॉय, थैंक यू वेरी मच।